हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी में जो आपका सेकंड सेमेस्टर में फोर्थ पेपर है एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। आज हम इसके सुपर 100 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। एक से बढ़कर के एक क्वेश्चन का कलेक्शन है एंड यहाँ से आपको एग्जाम में एज इट इज़ कई क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में आज तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है एंड एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे कहना चाहेंगे अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जीवमंडल के अजैव घटक के पदार्थ कौन कौन से हैं। अब जीवमंडल के अजैव घटक के पदार्थ पूछ रहा है। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे पर्यावरण के प्रमुख घटक कितने हैं। तो पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। कितने? पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं। कौन कौन से? एक तो आपका प्राकृतिक है। कौन है? एक तो आपका प्राकृतिक है, दूसरा मानव निर्मित। ठीक है, पर्यावरण के दो घटक हैं, एक आपका प्राकृतिक हो गया, दूसरा मानव निर्मित। अब इसमें प्राकृतिक में दो चीज़ आ जाती हैं। प्राकृतिक दो भागों में बटा हुआ है। एक तो जैविक हो गया, है ना। जैविक का मतलब है जो है कि सजीव प्राणियों का संसार आपका जैविक कहलाएगा। अजैविक जिसमें आपके निर्जीव पदार्थों का संसार जो है वो आपका अजैविक में आ जाएगा, जिसको अजीवी या अजैविक या भौतिक कहते हैं। ठीक है, तो जैसे जो जैविक है, जो सजीव है, उसमें आपका जंतु और पादप आ जाते हैं। अजैविक में आपका क्या जाता है? इसमें आपका स्थल हो गया, है ना, आपका जल हो गया, आपकी वायु हो गई, आपका प्रकाश हो गया, है ना, एंड आपकी मृदा हो गई। ये सभी जो हैं अजैवीय घटक हैं। ये सभी अजैविक घटक हैं, या यूं कहें कि ये सभी भौतिक घटक हैं। ओके, प्रकाश, मृदा, अगर ताप लिखा होता तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। किसके लिए? प्राकृतिक आपदा के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए, इन दोनों के लिए, या अखाद्य श्रृंखला के लिए पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। आपको बता दें, प्राकृतिक आपदा हेतु एंड ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 21%, 27%, 50% या फिर 78%? कितनी होती है? ये आपकी शुष्क हवा में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो आपकी 78% होती है। कितनी होती है? 78% होती है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। वातावरण में सबसे अधिक जो है वह प्रतिशत किस गैस का है? क्या वातावरण में सबसे अधिक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, या फिर हाइड्रोजन है? क्या है? वातावरण में सबसे अधिक जो परसेंटेज है वो आपका नाइट्रोजन का है। किसका है? नाइट्रोजन का है। सबसे अधिक परसेंटेज वातावरण में नाइट्रोजन का है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना, क्या ये काम पेड़ पौधों का नहीं है? या शोर का अवशोषण करना, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है उसका अवशोषण करना, क्या ये पेड़ पौधों का काम नहीं है? ये तो है ना। वायु का प्रदूषण करना, ये तो पेड़ पौधों का काम नहीं है जी, है ना। वो तो पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं, प्रदूषित नहीं करते। ऑक्सीजन की विमुक्ति भी पेड़ पौधों का काम है। तो इसमें वायु का प्रदूषण जो है ये आपका पेड़ पौधों का काम नहीं है। बाकी चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो, शोर का अवशोषण हो, है ना, और ऑक्सीजन की विमुक्ति हो, ये सभी काम आपके पेड़ पौधे के हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां जैसे पेड़ पौधे आपके हो गए, ये सब समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? सीधी सी बात है, पेड़ पौधे से हमको ऑक्सीजन मिलती है और अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन की समाप्ति हो जाएगी, ऑक्सीजन, है ना, की कमी हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। वे जीव जो सागर की तली में रहते हैं क्या कहलाते हैं? जो सागर की बिल्कुल तलहटी में नीचे रहते हैं उनको क्या कहते हैं?
कवक कहते हैं, बेंथस कहते हैं, लाइकेन कहते हैं। तो जो सागर की तली में रहते हैं ऐसे जीवों को बेंथस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे जीवों को बेंथस कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सामान्य रूप से सागरीय जल का औसत तापमान लगभग कितने सेंटीग्रेड होता है? 26.7 डिग्री सेल्सियस, 38, 37, 25 कितना होता है? तो सामान्य रूप से जो सागरीय जल का जो औसत टेम्परेचर होता है वो लगभग आपका 26.7 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ध्यान रखिएगा 26.7 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब पर्वत के पिछले ढालों पर बारिश नहीं होती है, ध्यान दीजिए, जब पर्वत के पिछले ढालों पर बारिश नहीं होती है तो ऐसे ढालों को क्या कहा जाता है? नेक्टन, वृष्टि छाया प्रदेश, निर्जन प्रदेश, या फिर ये सभी नाम दिए जाते हैं। तो उनको जो है हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? कौन नहीं बढ़ाता है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय, या फिर ज्वालामुखी क्रिया। तो क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण इज द राइट वन ओवर हियर। सागरीय जल में कितने प्रतिशत लवणता होती है? तो आपको बताते चलें, सागरीय जल में 35% आपकी लवणता होती है। कितनी? 35% जो है वह लवणता होती है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, या फिर नाइट्रोजन चक्र में? सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह आपकी जल चक्र में होती है। डिफरेंट किस में होती है? जल चक्र में होती है। किस में होती है? जल चक्र में होती है। जीवमंडल के आवरण की परत सामान्यतः कितनी मोटी होती है? 5 से 10 किलोमीटर की, या फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30। कितनी होती है? जीवमंडल के आवरण की जो परत है वो सामान्यतः जनरली उसकी मोटाई आपकी 20 से 30 किलोमीटर होती है। कितनी? 20 से 30 किलोमीटर होती है। ऑप्शन डी राइट हो गया। चलिए, वेनेजुएला धारा किस महासागर की है? वेनेजुएला एक धारा है, यह किस महासागर की है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वेनेजुएला जो धारा है यह आपकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। वेनेजुएला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सबसे अधिक होती है? भाई, सागरीय जल में जो लवणता अधिक होती है, लेकिन किसकी अधिक होती है ना? किस लवण की मात्रा? सोडियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम? क्या हो जाएगा इसमें आपका? सोडियम क्लोराइड की लवणता अधिक होती है। सोडियम क्लोराइड की लवणता अधिक होती है। जैविक जीवों की सर्वाधिक समूह को कौन सा मंडल आश्रय प्रदान करता है ना? जलमंडल या वायुमंडल, या फिर दोनों ही करते हैं। तो यहाँ पे जो जैविक जीवों के सबसे अधिक समूह को, जो जीव हैं हमारे, उनको सबसे अधिक जो स्थान देता है, आश्रय देता है, वो आपका जलमंडल है। कौन है? जलमंडल है, उनको आश्रय देता है, रहने का स्थान। धरातल का कितना प्रतिशत भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है? कितना है? 1/3, आधा, 2/3 या 3/4? कितना है? 3/4 भाग है। धरातल का जो 3/4% जो भाग है आपका वो अवसादी चट्टानों से आच्छादित है, यानी घिरा हुआ है। 3/4 भाग। पारितंत्र में मानव क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है, या फिर अपघटक के रूप में आता है? तो हमारे पारितंत्र में जो मानव है वह सर्वाहारी है। मानव क्या है? मानव आपका सर्वाहारी है। मानव सब कुछ खाता है ना? मानव शाकाहारी भोजन भी करता है, मानव मांसाहारी भोजन भी करता है, तो इसलिए मानव सर्वाहारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपभोक्ता किसको कहते हैं? वे जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते उपभोक्ता कहलाते हैं। अब इसमें कौन नहीं आएगा इसके अंतर्गत?
जो मृतोपजीवी हैं वो आपके उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन? मृतोपजीवी। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? उत्पादक में कौन आएगा आपका? देखिए उत्पादक घटक होता क्या है? पहली बात तो उत्पादक क्या होता है? पादप जगत, यानी कि पौधों का पारितंत्र, जो पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है ना। पौधों को किसको कहा जाता है? पौधों को कहा जाता है। तो उत्पादक घटक में कौन आएगा आपका? हरे पौधे आ जाएंगे। ठीक है, उत्पादक का मतलब होता है पादप जगत, है ना। इसमें आपका पौधों को परितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। हरे पौधे आपके उत्पादक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त किसको है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को? किसको है इसमें? तो इसमें जो है सर्वाहारी को क्या है? उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। सर्वाहारी को किसको है? सर्वाहारी को। ठीक है, सर्वाहारी ये उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे आपका मनुष्य है, बिल्ली है, कौवा है, मोर है, ये सभी आपके सर्वाहारी में आ जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ भी राइट हो जाता है। खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है उसमें मानव क्या है? एक निर्माता है, केवल प्राथमिक उपभोक्ता है, या द्वितीयक है, या प्राथमिक द्वितीयक दोनों प्रकार का है? क्या हो जाएगा? तो खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन है उसमें मानव आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार का उपभोक्ता है। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार गंधक का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का या आयोडीन का? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट क्या हो जाएगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का। क्या हो जाएगा? आयोडीन का। समुद्री खरपतवार जो है वह आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। एक प्राणी को, निम्न में से एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। आप सभी जानते हैं केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। किसको? केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये किसानों के लिए उनकी जो भूमि है, जमीन है, खेती की जमीन है, उसको उपजाऊ बना देते हैं। खोद खोद करके नीचे की जमीन ऊपर कर देते हैं, भुरभुरी कर देते हैं जमीन को, है ना। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको इथोलॉजी कहते हैं। जीवों के व्यवहार का अध्ययन जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उस सब्जेक्ट को इथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा? क्या हो जाएगा? समुद्री शैवाल आपका आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। किसका है? आयोडीन का। ऑप्शन सी इज द राइट वन। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज सैक यानी कि लाइकेन क्या है? परजीवी है, रसायन स्वपोषी है, अपघटक या सहजीवी है? तो लाइकेन जो है आपका यह सहजीवी है। सैक क्या है? सहजीवी है। चमगादड़ स्तनधारी है। क्यों स्तनधारी है? क्योंकि यह बच्चे देता है। ठीक है, चमगादड़ स्तनधारी है। स्तनधारी क्यों है? क्योंकि यह आपका बच्चे देता है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार आपका आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या फिर आयन मंडल? ये आपकी चार परतें हैं हमारे वायुमंडल की। इसमें जो सबसे ठंडी परत होगी आपकी वो मध्यमंडल जो है वह सबसे ठंडी परत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जलीय भूभाग मनुष्य के हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो गया है? कितना प्रतिशत? तो लगभग आपका 10% जो जलीय भूभाग है वो मनुष्य के इंटरफेयर के कारण क्या हो गया? लुप्त हो गया। ठीक है, 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10% है। आगे बढ़ते हैं। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? जल का जो स्तर है वो क्यों बढ़ जाता है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ के पिघलने से या बहुत ज़्यादा बारिश से महासागर में जल का स्तर बढ़ जाता है, या अम्लीय वर्षा से होता है? ऐसा आपका होता है ध्रुवीय प्रदेशों में जब बर्फ पिघलता है तो महासागरों में जल का स्तर बढ़ जाता है।
ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। एंड 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? जल से। यानी कि हमारी पृथ्वी पर 71% जो है जल है। कितना? 71%। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो समुद्र का 0.6% जो जल है वह पीने योग्य है। यहाँ पे 0.6% भी लिखा हो सकता था, 0.65% भी लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? हवा के दबाव पर, या वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या फिर तापमान पर? किस पर निर्भर करती है? ये जो है वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है वर्षा की मात्रा। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है वह क्या है? वायुमंडल का वो स्तर, वो परत जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक है वो आपका क्षोभ मंडल है। कौन सा है? क्षोभ मंडल जो परत है ये सबसे जो है नजदीक है हमारे पृथ्वी के। इन परतों के नाम आप पे इंग्लिश में भी लिखे हो सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो इनका जैसे लेवल याद रखिएगा। जैसे जो क्षोभ मंडल है ये सबसे निचली परत है, यानी कि एक नंबर पे आती है, ठीक है, ये यहाँ पे सबसे निचली परत है। फिर इसके ऊपर 2 नंबर पे जो आती है वह आपका समताप मंडल है, ये आपकी 2 नंबर पे परत आ गई, ये समताप मंडल है। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो 3 नंबर पे परत आएगी वो आपकी मध्य मंडल है। जो ये मध्य मंडल है, जो आपका मेसोस्फेयर है, ये आपका 3 नंबर पे परत आती है, ठीक है। और ये जो है मंडल का, इस मंडल का जो तापमान है मध्य मंडल का, वो सबसे ज्यादा ठंडा होता है, -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इस मंडल में उल्का पिंड जो होते हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। अब सबसे लास्ट में आपका आता है आयन मंडल। आयन मंडल के बाद ये जैसे 4 नंबर पे आपकी आयन मंडल आ गई, ठीक है, 4 नंबर पे आपका आयन मंडल, ठीक है, या इसको बाह्य मंडल भी कहते हैं। और इसके बाद फिर जो इसके ऊपर परत आती है उसको बहिर्मंडल या फिर एक्सोस्फीयर कहते हैं। ओके, ये जो वायुमंडल की है सबसे ऊपरी परत होती है। तो 1 2 3 4 परतें आपको याद रखनी है, इनका सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, और फिर आपका आयन मंडल आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है? कौन सी गैस है जो स्थायी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन या फिर नियॉन? विच वन इज द राइट वन ओवर हियर? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वह कितना है? 78%। 78%। ये क्वेश्चन शायद ऊपर भी था। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? अभी जस्ट मैं आपको कह रहा था कि ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है, और इंग्लिश में ही वही नाम सारे इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। सब वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? सबसे निचली सतह आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। सबसे निचली सतह जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। इसको जो है लंबवत तरीके से पूछ रहा है तो आपका समताप मंडल हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। आगे बढ़ जाएंगे, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतया निम्नलिखित की वजह से है। किसकी वजह से है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से है, या ओजोन परत का अवक्षय हुआ है उसकी वजह से, या फिर प्रदूषण की वजह से? तो यहाँ पे ये सारे ही कारण हैं, इन सभी की वजह से जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ये, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस भी है, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण भी है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से, जलवायु परिवर्तन से, या फिर जल प्रदूषण से? जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है डिफरेंट, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? कौन योगदान देता है? तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है गैस समूह है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन नहीं है, या नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, या हाइड्रोजन नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है।
हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण वृद्धि होती है? तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे जो आपका है वो राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, फिर नाइट्रोजन नहीं है। कौन हो जाएगा वो आपका? नाइट्रोजन नहीं है। हरित गृह गैस नहीं है, कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है। किसके उत्सर्जन के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन, निर्माण या फिर कृषि? कौन सी ऐसी क्रिया है जो जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होती है? वह आपकी कृषि है, खेती है ना। अगर जो है ज़्यादा बारिश हो जाए तब भी खेती खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तब भी खेती खराब हो जाती है। तो ये हमारे जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव खेती पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव कृषि पर पड़ता है ना। समय पर पानी ना मिले तो फिर फसल खराब हो जाती है। हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ठीक है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना आपका हरित गृह प्रभाव कहलाता है। ऑप्शन इसमें आपका जो ए है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या जलवाष्प? क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं ये सार्वत्रिक तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करते हैं। ऑप्शन यहाँ भी आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हानिकारक और लाभदायक दोनों ही है। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें कौन कौन हैं? वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? वह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? वह आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, जलवाष्प जो है इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? भारी बारिश या CO2 में वृद्धि, CO2 में कमी या फिर वनों में वृद्धि? तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि जो है भूमंडलीय तापन का कारण बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने से भूमंडलीय तापन का कारण बनता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? जोसेफ फोरियर ने की थी। ऑप्शन सी इज द राइट वन। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? ये आपकी 2008 में हुई है ना। भारत की जलवायु परिवर्तन पर जो प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना हुई थी वो आपकी 2008 में प्रकाशित हुई थी। 2008 में। पृथ्वी पर अधिकांश पीने योग्य जल किस रूप में उपलब्ध है? तो अधिकांश जो पीने योग्य जल है वह आपका हिमशैल के रूप में उपलब्ध है। किसके रूप में? हिमशैल के रूप में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या है? कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे पहले पहचाना गया था
कहाँ पहचाना गया था? ये आपका सबसे पहले जीन बैप्टिस्टे प्यूरियर के माध्यम से ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे पहले पहचाना गया था। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या है? जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर। ठीक है, इसको जो इन्होंने सबसे पहले पहचाना था 1824 में पहचाना था। ओके, ऑप्शन नंबर बी, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव को सबसे पहले 1824 में पहचाना था। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, या वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है, या फिर वायु की गति बढ़ जाती है? तो इससे होता क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ठीक है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वह आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। कहाँ है? एम्स्टर्डम में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वह आपका एम्स्टर्डम में स्थित है। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। किस प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए? तो आपका ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि शोर से बचने के लिए। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव आपका वैश्विक ताप में वृद्धि होना आपका हरित गृह प्रभाव कहलाता है। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। जो भारत है वह राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाता है। कब मनाता है? 28 फरवरी को भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है। निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार में, पूर्वी घाट पर, पश्चिमी घाट पर, या फिर छोटा नागपुर पठार पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। राइट वन ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? भारत का कितने प्रतिशत भूभाग यानी कि पृथ्वी की जो जमीन है वो कितने प्रतिशत जंगल है? तो यहाँ पे आपका 22.7% जो भूभाग है वो आपका जंगल है। 22.7% भाग जंगल है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह आपका अरुणाचल प्रदेश है। भारत में अति सघन वनों का सबसे अधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी। राइट वन ऑप्शन इसमें आपका सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। बाकी सभी ऑप्शन आप पे गलत हैं। भारत की सबसे बड़ी जो मछली है वह आप सभी जानते हैं व्हेल शार्क। व्हेल शार्क जो मछली है वह सबसे बड़ी मछली है। भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास के लिए, या वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य के लिए, या फिर उद्यानों का सौंदर्यीकरण के लिए? जो अमृता देवी पुरस्कार है यह आपका वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अमृता देवी पुरस्कार आपका वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह आपका जो है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, बाद में बदल करके कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। अभयारण्य यानी कि सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है कौन? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। कौन जाना जाता है? ये आपका काजीरंगा जाना जाता है। कौन जाना जाता है? अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए आपका काजीरंगा जाना जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है वह आपका बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। बन्नरघट्टा जैविकी उद्यान बेंगलुरु में भारत का प्रथम तितली उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में। कहाँ स्थित है? ये आपका क्यू इंग्लैंड में स्थित है।
विश्व का, पूरे विश्व का पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा जो वनस्पतिक उद्यान है वो क्यू, जो कि क्यू कहाँ है, यहाँ पर इंग्लैंड में है, तो ये इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा आपका? मन्नार की खाड़ी। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो मन्नार की खाड़ी है। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? क्या नाम है? पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है, वह आपका अमेजन वर्षा वन है, जिसको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना है? वनों का क्षेत्रफल आपका 21% है। 21% जो है वो वन का क्षेत्रफल है। कितना? 21%। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका देहरादून में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? देहरादून में स्थापित है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWW का प्रतीक कौन जानवर है? तो इसमें आपका ज्वाइंट पांडा जो है यह WWF का प्रतीक है, उनका सिंबल है ये, है ना। कौन? ज्वाइंट पांडा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो सिंबल है वो ज्वाइंट पांडा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। आपका नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपका जो है वह 29 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? किसमें है आपका ये? तो राजस्थान में। कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है, राजस्थान में। ठीक है, किसके लिए? साइबेरियन सारस के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ स्थित है? ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए या फिर सेल के लिए? तो ये आप मोस्टली आपको पता भी होगा, काजीरंगा जो है यह है गैंडा के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, काजीरंगा किसके लिए? गैंडा के लिए जाना जाता है। चिनार वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? चिनार वन्य जीव विहार आपका केरल में स्थित है। चिनार वन्य जीव विहार केरल में स्थित है। भारत का सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का झील में, निकोबार द्वीप समूह में। ये कहाँ स्थित है? ये आपका कच्छ में स्थित है। भारत का सामुद्रिक पार्क कच्छ में स्थित है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जो है ये वन कटाई के विरुद्ध था, वनों को बचाने के लिए था, पेड़ों को बचाने के लिए था, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध था ये, है ना। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सिंपल से सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सभी एक से बढ़कर के एक क्वेश्चंस हैं। वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, फिर बेंगलुरु में। चार ऑप्शन आपके पास हैं। राइट्स में क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? भारत का जो सबसे बड़ा बाघ आवास है वो आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। पहले दोस्तों आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, और आपका सेकंड सेमेस्टर में आपके टीचिंग सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, SST हो, फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, इन आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स के भी कंप्लीट नोट्स आपको शेयर किए जाते हैं। एंड 3-4 आपका टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट तो है ही,
इनके भी आपको कंप्लीट नोट्स यानी कि चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग इसमें क्लियर हो गया ना, ये आपका इसमें आंध्र प्रदेश है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला जो गैंडा है वह आपका पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल एवं असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। एंड हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वो मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वन का सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है वह आपका 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, कब पारित हुआ? 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। आज आप ये देख पा रहे हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, कितने चुने हुए क्वेश्चंस हमने आपके लिए निकाले हैं। ये पेड स्टूडेंट्स को पहले ही फॉरवर्ड किए जा चुके हैं विधिवत आंसर टिक करके। उसमें भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, है ना। भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना बाघ परियोजना का उद्देश्य है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन फिर आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए। राजीव गांधी नेशनल पार्क अब स्थित है, कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में है। राजीव गांधी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में स्थित है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एंड पेड नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है नीचे, यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों का अभयारण्य आपका गुजरात में है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, तो डिफरेंट क्लास कैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड इसी तरीके की बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। आप चैनल पर एक्टिव रहिए एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जहाँ जहाँ हो सके शेयर कीजिए। चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने या लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। नोट्स के लिए जो नंबर दिया गया है आप यहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।